जय माता दी। आज क्लास 10th की एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की झलक जो बताई गई है। इसमें 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग और 3 टी फ्रॉम असम। यहाँ पे मतलब पहले तो बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर वो होते हैं जो बेकिंग करते हैं, जैसे ब्रेड बेक करना, केक बेक करना, इस तरीके से। तो गोवा की ये स्टोरी है। दूसरा है कुर्ग के बारे में है और तीसरा है टी फ्रॉम असम। हम सब जानते हैं असम इज फेमस फॉर टी। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो जो आप देखते हो, ब्रेड देखते हो, केक देखते हो, किस तरीके से बेक किए जाते हैं, और इसमें स्पेशली गोवा में कौन सी चीज बेक होती थी या क्या चीज बताई गई है गोवा के बेकर्स के बारे में, वो हम इस फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। So, the writer is Lucio Rodriguez। और बिफोर यू रीड पार्ट इसका देख लेते हैं एक्टिविटी डिस्कस इन क्लास। ये एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। व्हाट इमेज ऑफ पीपल और ऑफ प्लेसेस केम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि हम हमारे कंट्री के बारे में इन तीनों ही पार्ट में बताया गया है। अलग अलग प्लेस जो होते हैं अलग अलग चीजों के लिए फेमस होते हैं। उसी तरीके से कौन सी इमेज लोगों की या प्लेसेस की आती है जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं। स्पेशली ऑफ कोर्स अगर आप किसी पार्ट के लिए किसी पार्ट में बिलोंग करते हो इंडिया के किसी पार्ट से, तो आप सोचोगे अपने पार्ट के लिए, तो वो भी किसी चीज न किसी चीज के लिए फेमस होगा। What part of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist destinations? So, आप कौन से पार्ट में रहते हो और आपने क्या वहाँ पे कौन कौन सी जगह विजिट किए हैं, या फिर कहीं और भी आपने कोई प्लेसेस विजिट किए हैं तो इंडिया में, और कोई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम आप बता सकते हो। अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी सुंदर सी जगह देखी है इंडिया में और आप वो शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। Third one is you may know that part from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country। जैसे कि ब्रिटिशर्स, डच लोग जो थे, फ्रेंच लोग थे, सब यहाँ पे जो इंडिया में आए और कुछ ना कुछ जो है टाइम तक उन्होंने रूल किया यहाँ पे। इसी तरीके से जो पोर्चुगीज आए थे उन्होंने भी अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है। दैट मीन्स कि वो भी कुछ ऐसे स्पेशल चीजें उन्होंने की थी जो आज भी हैं। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस। और क्या आप बता सकते हो कि इंडिया के कौन से पार्ट हैं जो ये बताते हैं आज भी वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ये बताता है कि हाँ यहाँ पे फ्रेंच और पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस रहा है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी। ये हम सब जानते हैं। थर्ड पार्ट में जैसे हम पढ़ने वाले हैं टी फ्रॉम असम में, तो असम की साइड में ज्यादा टी होती है। तो इसी तरीके से ये चीजें पूछी गई हैं। और पार्ट 1 में हम देख लेते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा में क्या बताया गया है। दिस इज ए पैन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं, पैन पोर्ट्रेट मतलब बताया गया है, चित्रांकन किया गया है कि एक ट्रेडिशनल गोवा का एक विलेज है, उसमें बेकर मतलब किस तरीके से बेकिंग वगैरह का काम होता है, बेकर्स कैसे करते थे उस टाइम पे, कब कब से शुरू है ये सारी चीजें। हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। और आज भी हम जानते हैं जैसे ब्रेड वगैरह जो बेकिंग की जाती है या फिर कितनी आज भी पॉपुलर है, हर हर एक जानता है और हर लोग जो हैं वो खाना पसंद करते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese have their famous loaves of bread। हमारे जो elders हैं वो आज भी याद करते हैं। Reminiscing nostalgically का मतलब होता है thinking fondly of the past, कि मतलब अपने पास्ट के बारे में बहुत बहुत शौक से याद करते हैं कि उस टाइम पे जब पोर्चुगल का वो होता है ना, पुर्तगाल जिसे हम कहते हैं, तो वो पोर्चुगीज जब आए थे यहाँ पे ओल्ड टाइम पे, तो वहाँ पे जो ये पोर्चुगीज थे ये दीज आर फेमस फॉर लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड का एक बड़ा सा टुकड़ा जिसमें से बाद में पीसीज काटे जाते हैं।
these those eaters of laws might have vanished but the makers are still there। मतलब वो जो पुर्तगीज जो थे वो इस तरीके से जो ब्रेड थी उनकी वजह से फेमस हुई थी। वो जो लॉज ऑफ ब्रेड जो खाते थे वो ईटर्स जो थे वो तो वैनिश हो चुके हैं। दैट मीन्स पोर्चुगीज अब नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो मेकर्स हैं वो स्टिल यहाँ पे हैं क्योंकि उनको खाना पसंद था, लोग यहाँ पे बनाते थे, बेकर्स भी थे। और बेकर्स यहाँ वो लोग वैनिश हो गए लेकिन बेकर्स अब भी हैं। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ब्रेड्स आज भी बेक होती हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। और हमारे बीच में आज भी मिक्सर्स मतलब मिक्सिंग करते हैं, आटा वगैरह तैयार करते हैं, मोल्ड करते हैं आटे को, मोल्डर्स, और जो बेक की जाती हैं जो लोव्स ऑफ ब्रेड वो बेकर्स भी आज हमारे बीच हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो जो पुरानी जो भट्टियां थी, फर्नेसेस मतलब जो हाई टेम्परेचर पे जो चीजें पकाने के काम आती हैं भट्टियां, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैव नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और उन भट्टियों की आग जो है आज भी नहीं बुझी है। दैट मीन्स कि अभी भी वहां पे बेकिंग का काम होता है। द थर्ड एंड जिंगल of the traditional baker's bamboo holding his arrive in the morning can still be heard in some places। और जो जिंगल और थर्ड की आवाज करते हैं दैट मीन्स कि बैम्बू स्टिक जो लेकर आते थे वो जो बेकर होते थे, वो जो बेचने के लिए आते थे लोव्स ऑफ ब्रेड, या फिर आप कह सकते हो ब्रेड बेचने के लिए जो आते थे, वो उनकी जो स्टिक लेकर आते थे, बैम्बू स्टिक लेकर आते थे, उससे जो थर्ड की और जिंगल की आवाज जो निकालते थे वो आज जो वो किस लिए होती थी? हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग की। मतलब इस तरीके से आवाज करते हुए वो बेकर्स आते थे अपनी बैम्बू स्टिक से, ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि वो आ गए हैं। दैट मीन्स होता है ना आइसक्रीम वाला भी रिंग बजाता है, मतलब थोड़ा बैल बजाता है, इस तरह की चीजें कि मतलब हमारे पास कोई भी अगर कोई इंसान है और कोई कुछ बेच रहा है तो वो कुछ साउंड निकालता है जिससे कि लोगों को अगर वो चीज चाहिए तो वो बाहर आ जाए। इसी तरीके से जो बेकर्स होते थे उस टाइम पे जो बेचने के लिए आते थे ब्रेड वगैरह, तो वो मॉर्निंग में इस तरीके से साउंड निकालते थे, थर्ड एंड जिंगल की साउंड, एंड कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। मतलब आज भी बहुत सारी प्लेसेस पे आपको ये सुनने को मिल जाएंगी। मे बी द फादर इज नॉट alive but the son still carries on the family profession। हाँ भाई, पुर्तगीज के टाइम की बात है तो तब के तो लोग अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उनके जो सन है, उनके बेटे या फिर मतलब इस तरीके से उनके फादर तो अलाइव नहीं है लेकिन उनके बेटे जो हैं वो आज भी फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दोज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और वो जो बेकर्स हैं जो इस तरीके से ब्रेड लाकर और उस टाइम से आज तक बेच रहे हैं, दैट मीन्स उनके बच्चे आज बेच रहे हैं, तो आज भी उनको पैडर बोलते हैं गोवा में। दैट मीन्स कि जो ब्रेड बेचते हैं उनको पैडर कहा जाता है इन गोवा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। हमारे टाइम में जब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे और गोवा में जब हम रहते थे और उस टाइम पे जो बेकर जो थे वो हमारे फ्रेंड भी हुआ करते थे, साथी भी हुआ करते थे, मित्र और गाइड भी हुआ करते थे। कैसे? ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार आते थे हमारे पास। दैट मीन्स हमारे घर के यहाँ से निकलते थे वो 2 बार। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। 2 बार आते थे वो जो बेकर्स होते थे। एक बार तो जब वो मॉर्निंग में जब ब्रेड बेचने के लिए वो निकला करते थे और वापस लौटते वक्त जब उनकी जो बड़ी सी बास्केट होती थी ब्रेड की और वो खाली हो चुकी होती थी, दैट मीन्स सारी ब्रेड बिक चुकी होती थी, उसके बाद में लौटते वक्त भी वो हमारे इधर से ही जाते थे। So the jingling third of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। और जैसे ही थर्ड और जिंगलिंग की आवाज आती थी, दैट मीन्स वो अपनी बैम्बू स्टिक से आवाज निकालता था ये बताने के लिए कि वो आ गए हैं। उससे हम जाग जाते थे मॉर्निंग में और फटाफट भागते थे उससे मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए। Why was it so? अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, मतलब हम ऐसा क्यों करते थे कि इस तरीके से एकदम से भागते थे उसको ग्रीट और मीट करने के लिए। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉ, कि ये क्या हमारा प्यार था? दैट मीन्स कि क्या हमें पसंद थी इतनी ज्यादा वो ब्रेड? नॉट एट ऑल। द लॉज वर बॉट बाय सम पास्किन एंड
और बेस्टीन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो कह रहे हैं नहीं भाई, ये हमारी जो ब्राड थी उसके लिए नहीं था ये सब कुछ। ये तो सब कुछ कौन खरीद लेता था, हमारे घर की जो मेड सर्वेंट होती थी वो ही खरीद लेती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर दोज वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। हम तो उस चीज के लिए भागते थे, दैट मीन्स वो लोव्स ऑफ ब्रेड जो पूरा फैमिली के लिए खरीदा जाता था वो तो मेड सर्वेंट खरीद ही लेती थी, लेकिन हम तो ब्रेड बैंगल्स लेते थे। दैट मीन्स कि बैंगल्स की शेप में जो ब्रेड्स होती थी उसको हम चूज करके लेते थे ना, इसलिए हम इंतजार करते थे और जैसे ही वो आते थे हम अपने ब्रेड बैंगल्स को चूज करने के लिए भागते थे। समटाइम इट वो स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो वो जो बैंगल शेप की जो ब्रेड होती थी वो बहुत स्वीट होती थी, जैसे कि स्पेशली अच्छे तरीके से बनाई हुई हो। आपने भी देखी होंगी इस शेप की ब्रेड, तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि हमें वो अच्छी लगती थी। तो लव्स ऑफ ब्रेड जो थी वो तो मेड सर्वेंट ले लेती थी, लेकिन हम अपने लिए ब्रेड बैंगल्स चूज करते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ। और अगेन यही चीज बताई गई है कि जो मेकर है वो अपनी म्यूजिकल एंट्री लेता था। दैट मीन्स कि जब वो बेचने के लिए आता था तो आवाज निकालता था अपनी बैम्बू स्टिक से। बैम्बू स्टाफ का मतलब स्टिक। ओके तो इस तरीके से साउंड निकालता था वो, उसको टैप करके उस बैम्बू स्टिक को, और उससे जिंगलिंग साउंड भी निकलती थी। तो इससे लोगों को पता चल जाता था कि बेकर आ गया है और आप खरीद सकते हो। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। और वो किस तरीके से वो बैम्बू स्टिक को बैंग करता था ग्राउंड पे, मतलब थड की आवाज, जिंगलिंग की आवाज कैसे निकालता था। एक हाथ से तो वो अपनी बास्केट जिसके अंदर वो ब्रेड लेकर आता था, जो बास्केट उसके सर पे रखी रहती थी, उस बास्केट को सपोर्ट करता था एक हाथ से तो, और दूसरे से वो जो बैम्बू स्टिक होती थी उसे पकड़ता था और उसे ग्राउंड पे बैंग बैंग करता था। दैट मीन्स की आवाज निकालने के लिए उसको टैप करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। और वो जैसे लेडी ऑफ द हाउस होती थी उसको गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो वो आते ही ग्रीट करता था, किसी घर के सामने आता था तो, और फिर वो अपनी बैम्बू स्टिक, मतलब वो इस तरीके की होती थी वर्टिकल बैम्बू स्टिक, उसके ऊपर कुछ ऐसा बनाया रहता था जिसके ऊपर आप बास्केट रख सकते हो। फिर वो बेचने के लिए उस बैम्बू स्टिक पे वो बास्केट रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। और हमें क्या कर देते थे बच्चों को, जैसे कई चीजें होती है ना बच्चों के काम की नहीं होती है तो आप वो थोड़ा सा फटकार के साइड में कर देते हैं, उस तरीके से माइल्ड रिब्यूक के साथ में हल्का सा डांट के, रिब्यूक एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल स्कोल्डिंग, मतलब थोड़ा सा डांट के साइड में कर देते थे, क्योंकि जो सर्वेंट्स होते थे वो लेते थे लोव्स ऑफ ब्रेड, तो हमें तो साइड में कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे होते हैं ना कि वो कहाँ गिव अप करते हैं। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरपेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं, वो या तो किसी बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर किसी रेलिंग वगैरह या छोटी सी दीवार होती थी उसके ऊपर चढ़ जाते थे, जस्ट टू सी इन द बास्केट, कि मतलब बास्केट में झांकने के लिए कि भाई कैसी ब्रेड है, हमारी जो बैंगल ब्रेड है या नहीं है। इस तरीके से मतलब होता है ना कि मतलब कोई भी चीज कई बार होता है कि कोई बेचने वाला आता है तो बच्चों को वैसे ही देखना होता है, जस्ट टू सी कि मतलब है क्या इसके पास में। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। और आज भी मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि वो जो सेंट, वो जो उनकी स्मेल होती थी लोव्स ऑफ ब्रेड की, वो कैसी थी। लोव्स फ्रॉम द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोज फॉर द एल्डर्स, दैट मीन्स कि एल्डर्स के लिए वो लोज लेकर आता था, और बैंगल्स जो बैंगल ब्रेड होती थी वो चिल्ड्रन के लिए लेकर आता था, बच्चे, क्योंकि बच्चों को बैंगल ब्रेड का ही शौक था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और उसके बाद में मतलब जैसे ही हमें बैंगल ब्रेड मिल जाती थी हम ये भी केयर नहीं करते, दैट मीन्स कि हम बिल्कुल नहीं सोचते थे कि हमने ब्रश किया है या नहीं किया है, हमने अपना मुंह धोया है या नहीं धोया है, एंड वाई शुड वी, और हम क्यों करें इस चीज की केयर। दैट मीन्स कि हमें कोई मतलब ही नहीं था मुंह धोने से, हमें तो वो खाने से मतलब था बैंगल ब्रेड। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द
टूथब्रश, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करे, इतनी परेशानी कौन ले कि आप मैंगो लीफ को तोड़ो उसके बाद में टूथब्रश करो। दैट मीन्स आज के तरीके से वो टूथब्रश नहीं करते होंगे, तो इतनी मेहनत वो नहीं करना चाहते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और वो ये जरूरत ही क्यों है कि मतलब हमें ब्रश करने की जरूरत कहाँ है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि वो खुद को टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब अगर उन्हें जरूरत नहीं है तो हमें क्यों जरूरत है, कि वो भी तो पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं बिना टूथब्रश के। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और हाँ, जब हम साथ में हॉट टी लेते थे, बेंगल ब्रेड खाते थे, तो सब कुछ हमारा वॉश और क्लीन अप हो जाता था अच्छे से, माउथ जो होता था, तो हमें जरूरत नहीं फील होती थी कि टूथब्रश की। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल। तो मैरिज गिफ्ट जो होते थे ना, मतलब उस टाइम पे हर घर में जो ब्रेड होती थी वो अलग अलग फॉर्म की, मतलब किसी में कुछ ऐड कर दिया या कुछ टेस्ट में डिफरेंस है, उनको अलग अलग वैरायटी जरूर होती थी, लेकिन मतलब आप ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि बिना ब्रेड के कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती थी। इनफैक्ट मैरिज गिफ्ट जो होते थे ना वो भी मीनिंगलेस होते थे, क्योंकि उसमें भी स्वीट ब्रेड दी जाती थी जिनको बॉल कहते थे। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और कोई भी पार्टी हो रही है या कोई दावत हो रही है, उसमें भी आप सोचो कि उसमें कोई चार्म नहीं है अगर उसमें ब्रेड नहीं है, तो मतलब हर एक ओकेजन पे ब्रेड चाहिए। जैसे मैरिज में जो ब्रेड चाहिए, स्वीट ब्रेड, उसको बॉल कहा जाता था। सो आप ये आपने कीप इन दिस शुड बी कीप इन माइंड कि उसे बॉल कहा जाता था। इस तरीके से पार्टी फीस्ट है उसमें भी ब्रेड बहुत जरूरी थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और इससे आप ये समझ ही गए होंगे कि एक गांव के लिए, एक विलेज के लिए एक बेकर कितना इंपॉर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। मतलब जैसे कि लेडी ऑफ द हाउस है, घर की जो मालकिन होती थी, उनको सैंडविचेस बनाने पड़ते थे जब उनकी जो बेटी की एंगेजमेंट वगैरह होती थी। दैट मीन्स कि सैंडविच भी ब्रेड से बनती है। मतलब हर एक चीज में कोई भी ओकेजन हो, कितनी जरूरी थी ब्रेड, इसलिए बेकर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। केक्स एंड बोलिनाज आर द मोस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक्स हैं, बोलिनाज हैं, बोलिनाज मतलब कोकोनट कुकीज, ऐसी चीजें भी बहुत ज्यादा, जैसे कि क्रिसमस पे केक्स वगैरह और अदर फेस्टिवल पे भी ऐसी चीजें भी बहुत जरूरी थी। केक्स हैं, बोलिनाज हैं, तो ये भी केक्स वगैरह भी ब्रेड से ही बनते हैं। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो डॉटर की एंगेजमेंट हो, चाहे फीस्ट हो, पार्टी हो, मैरिज हो, हर जगह पे ब्रेड का कोई ना कोई काम तो जरूर था। आप ये सोच सकते हो कि एक गांव में एक बेकर की फर्नेस मतलब भट्टी होना कितना जरूरी था, कितना असेंशियल था, कि मतलब हर ओकेजन पे ब्रेड चाहिए भाई। द बेकर और द ब्रेड सेलर और दोज डेज हैज ए पिकुलियर ड्रेस नोन एज कबाय। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उस टाइम पे जो बेकर होता था या ब्रेड सेलर जिसे कहते हैं, कि जो ब्रेड बेचने आता था, उसकी एक ड्रेस होती थी पर्टिकुलर, जिसको हम कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। मतलब वो एक सिंगल पीस ड्रेस होती थी और वो घुटने तक, मतलब घुटनों से नीचे तक होती थी, एक ही पीस की ड्रेस होती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. लेकिन यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम छोटे थे, दैट मीन्स कि पुराने टाइम में तो कबाई पहनी जाती थी, जो एक पीस की ड्रेस होती थी जो नीज के नीचे तक आती थी। लेकिन जब मैं छोटा था तो तब बेकर्स क्या पहन के आते थे, एक शर्ट और नीचे एक ट्राउजर होता था, जो कि ना तो फुल लेंथ का होता था और ना हाफ पैंट होता था। मतलब हाफ पैंट से थोड़ा सा ज्यादा और फुल पैंट से थोड़ा छोटा, दैट मीन्स घुटनों से नीचे तक। इवन टूडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रिचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। और इवन आज भी अगर कोई ऐसे पहनता है ना हाफ पैंट जो कि घुटनों से नीचे तक पहुंच रही है, तो उसे किससे कंपेयर किया जाता है कि
इसने पैडर की तरह ड्रेस अप किया हुआ है। दैट मीन्स कि जैसे कि होता है ना, ये बेकर्स जो होते हैं, ये जो ब्रेड वगैरह बेचने के लिए आते हैं, इनकी जैसे उसने ड्रेसअप कर रखा है। आज भी ऐसा कहा जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर होते थे, जैसे होता है ना कि मतलब रोज ही अगर लोग बाग कुछ भी ले रहे हैं तो उसका जो बिल होता है वो एंड में देते हैं। तो उसी तरीके से वहां पे इतनी ज्यादा ब्रेड फेमस थी तो रोज लोग लेते थे, तो उनका जो बिल था वो एट द एंड ऑफ द मंथ दिया जाता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल। और जैसे कि हम भी अपना दूध का हिसाब किताब रखते हैं किसी कैलेंडर में, किसी वॉल पे, किसी नोटबुक में, उसी तरीके से मंथली अकाउंट जो होता था वो रिकॉर्ड किया जाता था, पेंसिल से वॉल पे कर दिया जाता था कि भाई कितने पैसे बन रहे हैं बेकर के। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। और उस टाइम पे बेकिंग जो था काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, प्रोफेशन था। दैट मीन्स कि बहुत प्रॉफिट होता था। ऑफ कोर्स जो चीज रोज बिक रही है इतने ज्यादा, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन तो था ही। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कि जो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था कि कोई भी बेकर या उसकी फैमिली जो है वो कभी भी भूख के मारे तो नहीं मर सकती थी। दैट मीन्स कि बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और वो जो बेकर होते थे, उसकी फैमिली होती थी या उसके सर्वेंट्स होते थे, हमेशा हैप्पी और प्रॉस्पेरस दिखते थे। दैट मीन्स खुश दिखते थे। दे आर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनकी प्लम्प फिजिक मतलब प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब जो बेकर होते थे ना वो मोटे तगड़े से होते थे, मोटे ताजा से। इससे कि ओपन टेस्टिमनी मतलब ये चीज वो पब्लिक स्टेटमेंट होती थी अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी की। मतलब देख के ही उनको पता चलता था, उनकी फिजिक को देख के पता चलता था, मोटे तगड़े देख के पता चलता था कि वो खुश हैं और खाते पीते हैं, घर से हैं। इवन टूडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिक अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू द बेकर। और आज भी अगर कोई पर्सन इतना मोटा तगड़ा है लाइक जैक फ्रूट होता है ना, आपने देखा होगा, जैक फ्रूट काफी गोल मटोल सा फ्रूट होता है, ऊपर से थोड़े कांटे कांटे टाइप में होते हैं। तो ऐसे मतलब जिसकी जैक फ्रूट लाइक फिजिक होती है, कि कोई मोटा तगड़ा सा होता है अपीयरेंस में, तो आज भी उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है कि मतलब उस टाइम पे बेकर ऐसे हुआ करते थे कि मतलब खाते पीते से, मोटे तगड़े से। और इसलिए मतलब कि उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी तो वो कभी भूखे नहीं मरते थे। सो ये एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर था कि किस तरीके से पोर्चुगीज के टाइम पे जो है बेकर्स आए और बेकिंग स्टार्ट हुई और लोग कितना पसंद करते हैं इवन टुडे किस तरीके से। और उनका पहनावा भी बताया गया है कि पहले कबाई पहनते थे, अब जो है शर्ट पहनते हैं और नीचे नी से डाउन तक एक ट्राउजर पहनते हैं। इस तरीके की चीजें इसमें बताई गई हैं और लोग किस तरीके से पसंद करते थे और बच्चे क्या पसंद करते थे ज्यादा, वो चीजें बताई गई हैं। So hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.